चलो दोस्त, गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। शिक्षा सेतु इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और आज का जो लेक्चर है आपका, आप देख सकते हो क्लास 10th की भौतिकी। अगर क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप भी सपना देखिए 400 कम से कम 450 प्लस 400 प्लस टॉपर लेवल का तैयारी, तो उसके लिए कैसे पढ़ सकते हो मेरे दोस्त, याद रखना। आपको साइंस पढ़ना है। साइंस में 3 बुक पढ़ना है, जिसमें आपको एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है। भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे भौतिकी का आपको टॉप 30 सेलेक्ट करके क्वेश्चन आए हैं। टॉप एमवीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। यह क्लास 10 की भौतिकी फिजिक्स का है, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। मैं दोस्त 30 क्वेश्चन अगर सेलेक्ट कर दिया गया है, उसमें से आराम से आप 4 क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से 8 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से मात्र 4 क्वेश्चन जवाब देना है। अगर यह 30 क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आराम से 4 क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे, जिसके लिए 8 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना? तो मेरे दोस्त लास्ट तक बने रहना। और इससे पहले एक लेक्चर मैं पढ़ाया हूँ, इसी इसी सीरीज का 30 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लेकिन उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है ना? चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि इससे पहले 1 से 10 तक क्वेश्चन मैं लेक्चर 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यह लेक्चर नंबर 2 है। मेरे दोस्त आप याद रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है। अगर यह 30 क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप इजी तरीके से आप 4 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कर पाओगे। ठीक है ना? चलो, तो 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हीरा का अपर्तनांक 2.42 है, इसका कथन का क्या अभिप्राय है? जैसे कि हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है कि हीरा का अपर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है। ये याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है ना? तो इसका कथन का अभिप्राय मतलब इसका कथन का कहने का क्या मतलब हुआ, याद रखना। जैसे कि हम जानते हैं कि हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका प्रकाशीय घनत्व भी सबसे अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब है, इससे कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि हीरे का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, अतः इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। इसका कहने का मतलब यही था, दूसरा कुछ नहीं था। एक लाइन का डेफिनेशन गर्दा उड़ा के याद कर लीजिए और 2 मार्क्स को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है ना? 2 मार्क्स को आप आराम से प्राप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? बहुत ईजी है। और याद रखना मेरे दोस्त, क्लास 10 वाले के लिए कोर्स ले आए हैं, जो मात्र 199 का है। कितने? 199 का है। जो 199 जाके खाकर गोलगप्पा खा के खत्म करते हो ना आप लोग, ये 199 ऑल सब्जेक्ट का, चाहे पीडीएफ नोट्स हो, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, सभी को क्लासेस एकदम टॉपर लेवल का तैयारी कराएंगे। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, 0/0 है, उसके लिए भी है मेरे दोस्त। जो पढ़ा है उसके लिए भी है, मात्र 199। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों को शेयर करो और लेने के प्रयास करो। और डिफिनीशन देखो, मात्र 1 लाइन का है। ये मोटा मोटा अक्षरों में लिखा है ना, तो 1 लाइन से ज्यादा नहीं होने वाला, मात्र एक एक लाइन का डिफिनीशन मिलेगा। अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। आपके सामने फिगर दिख रहा है, ये लाल बर रहा है, ये क्या? रेल का पटरी है। तो रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है भैया? रेलवे का सिग्नल लाल काहे होता है, ये बताइए कि रेलवे का सिग्नल लाल काहे होता है? तो याद रखना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल होता है ना, लाल रंग, उसका तरंग दैर्घ्य याद रखना। वेवलेंथ क्या होता है? उसका तरंग, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद रखना मेरे दोस्त, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए हम दूर से भी ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखोगे? रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है, इसलिए होता है क्योंकि लाल प्रकाश का यहाँ पे सकिरणन नहीं, प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, और इससे दूरस्थ स्थान से भी देखा जा सकता है। मतलब डिफिनेशन के अपने तरीका से कैसे लिखिएगा कि देखो, रेलवे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन सॉरी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है। इसी वजह से क्या होता है
इसको दूरस्थ स्थान से भी देख सकते हो, दूर से भी स्पष्ट रूप से नजर आ जाता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल होता है। तो डिफिनेशन यह लिखो या मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, तो याद रखना लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसी वजह से रेलवे का सिग्नल लाल होता है, ताकि दूरस्थ स्थान से भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर है। देखो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहला बात करें, पहला पॉइंट क्या है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तल लेंस में जो सब आपका जो प्रकाश का किरण आता है, वो एक जगह अभिसारित होता है, अभिसारित होता है, एक बिंदु पर मिलता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है ना? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, अगर इस पर प्रकाश आएगा तो ये बेसिकली मुड़ जाएगा इधर। ठीक है ना, ये इधर जाता है और यह इधर जाएगा, और इसमें क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होगा। छोटे पीछे मिलाइएगा ना, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हुआ। दूसरा का पॉइंट है, उत्तल लेंस के किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यानी कि उत्तल लेंस यह होता है, किनारे पर पतला हुआ, देखो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। जबकि अवतल लेंस क्या होता है, किनारे पर मोटा होता है। देखो, यह किनारे पर मोटा हुआ, बीच में पतला हो रहा है, वही कहता है, जबकि अवतल लेंस किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक मतलब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यह दोनों में अंतर हुआ, बहुत इजी है, याद कर लोगे गर्दा उड़ा के। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल आपके लिए 100% हाजिर है। कुंदन सर आपके लिए जान देने के लिए हाजिर है, बस एक बार इशारा तो कीजिए। बशर्ते आपके लिए थोड़ा उसके लिए एक बार शेयर करना पड़ेगा दोस्त। क्या देखो, जब तक आप 10 बच्चे 50 बच्चे के पास नहीं बताओगे, फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार प्लेट को कैसे पहचान सकते हैं? हाथ से छूकर कैसे पहचान सकते हैं? मतलब अगर उत्तल लेंस दे दिया जाए, अवतल लेंस दे दिया जाए, और एक कांच का समतल एक दर्पण दे दिया जाए, ठीक है, एक कांच का वृत्ताकार दे दिया जाए, गोला दे दिया जाए, प्लेट दे दिया जाए, तो कैसे बताओगे कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन समतल है? तो बहुत इजी से बता सकते हो। आंख पर पट्टी बांध दिया जाए, तो अब जिसको देखो छू कर, तो पहला अगर जिसको अगर छुएंगे, जिसको किनारा पर पतला बीच में मोटा होगा वह उत्तल लेंस, जिसको बीच में पतला किनारा पर मोटा हुआ अवतल लेंस, और जिसको सब जगह बराबर होगा वह समतल लेंस। तो देखो क्या लिखेंगे, उत्तल अवतल एवं कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान हम छू कर निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हो, मतलब दोनों उभरा हो, मतलब इस तरह से, इधर से भी उभर हो, इधर से उभर हो, तो उसे उत्तल लेंस होगा। अगर छू कर बात कर रहे हैं, फिर करें, जिस अवतल लेंस के दोनों अपवर्तक सतह धांसा हो, धांसा मतलब इस तरह से, दोनों अंदर अंदर क्यों धांसा हो, देखो इधर धांसा, इधर धांसा है, धांसा वो अवतल लेंस होगा। और जिस लेंस की दोनों अपवर्तक सतह समतल हो, इस प्रकार से समतल हो, वो हमें कांच का वृत्ताकार होगा। इतना इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल कांच की पट्टी को अगर पहचानना हो आंख बंद करके, हाथ से छूकर, तो सिंपल है, जिस लेंस की, चाहे इसलिए जिस लेंस की वहां पे किनारे में मतलब किनारे पर पतला बीच में मोटा हो उत्तल लेंस, जिस लेंस की किनारे पर मोटा बीच में पतला हो, इसे छूके तो पता चलेगा ना, वो हमारा अवतल लेंस, और जो सभी जगह समान हो हमारा समतल लेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण का उपयोग बताइए। समतल दर्पण का उपयोग हमारे घरों में जो चेहरा देखते हैं ना, हाँ पापा के परी लोग देखती है, बढ़िया बढ़िया से एकदम चेहरा, क्या हम सुंदर लगे तारी, थोड़ा इन्ने से कनबाली, इन्ने से कनबाली, एगो नथुनी, एक कहाँ टिक्का, इन्हें इन्हें कहाँ आईब्रो, केनो कथी कथी लगा लगा के एकदम तैयार होती है, किसमें होती है, आईना में। तो ये क्या होता है, घरों में चेहरे देखने के समतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण का मतलब, समतल दर्पण का प्रयोग होता है घरों में चेहरे देखने के लिए। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर जाने हैं, सोलर कुकर आता है एक, जिससे कि कुकर रहता है और सोलर रहता है, धूप में रख दीजिएगा तो अपने आप खाना बना देगा, तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ में यहाँ पे होता है यहाँ पे पॉलिश कॉपर के
कॉपर में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे पेंसिल कॉपर में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो याद रखना समतल दर्पण का उपयोग क्या है, घरों में चेहरे देखने के लिए। सेकेंड नंबर में सोलर कुकर में कर सकते हैं। पेंसिल आप एक कॉपर में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका 3 उपयोग है, याद कर लीजिएगा। 2 उपयोग लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन है, हम वस्तु को कैसे देखते हैं। अगर हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो याद रखना हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर वास्तविक में उल्टा बनता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर यह मान ले हमारा एक आंख है, ठीक है, आंख ऐसा होता है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यह वस्तु है मान ले, इसका प्रतिबिंब हमारे क्या बनेगा, रेटिना पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। और जब रेटिना पर बनेगा, यह वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो इसको हम आराम से देख पाएंगे। तो ये कहता है जब किसी वस्तु प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब भी, और याद रहे ये अंधेरा में नहीं, जब हमारे आंख पर प्रकाश की जरूरत नहीं है, इस पर प्रकाश की आवश्यकता है। याद रखना, इस पर प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है, इस पर प्रकाश की आवश्यकता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, आपतित होता है, तो क्या, जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ती है और उस वस्तु के परावर्तित होकर हमारी आंखों के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, और जब इस वस्तु पर पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब, इस परावर्तित होकर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर बनने से क्या होगा, हम आपको देख पाएंगे। तो ये कहता है आंखों के रेटिना पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। इतना इजी है मेरे दोस्त, सबसे इजी। तो क्या लिखोगे, जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है और उसका परावर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 17 में प्रतिबिंब क्या है। देखो प्रतिबिंब क्या है, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, अगर हमारा एक दर्पण ले या लेंस ले तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक दर्पण लेते हैं, ये दर्पण है। अगर ये हमारा प्रधान अक्ष है, अगर वस्तु यहां से आ रही है, वस्तु की दूरी आपका ए बी मान लेते हैं, ए बी ऊंचाई है, ये वस्तु आ रही है, इस पर टकरा कर क्या होगा, इधर भागेगा, ठीक है ना, इधर भागेगा, तो यहाँ एक प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे एक यह प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हम ए डैश बी डैश कहेंगे, यह प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो सिंपल बात क्या कहा गया, जब किसी वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश, आ रही प्रकाश की किरण, यह वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण आती है, आ रही प्रकाश की किरण के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, यहां भी ना इस बिंदु पर मिला, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, अगर अवतल दर्पण होता तो यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे प्रकाश जाता तो ये इधर भागता, तो यह प्रधान अक्ष, तो इसको पीछे में मिला, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होता, क्या यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता, एक ऑब्जर्व कर सकते थे, मतलब एक अनुभव कर सकते कि भाई यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन इधर तो ऊपर में भागेगा, क्या अवतल दर्पण में तो ऊपर में भागेगा, और यहाँ पे सॉरी अवतल दर्पण में यह हमारा है, ये मेरे दोस्त क्या है, ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, याद रखना अवतल दर्पण मिलता है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होता है। तो क्या, जब वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण परावर्तन या अपवर्तन, क्योंकि ये परावर्तन हुआ, ठीक है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ता है, यानी कि प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है, इसका ऐसे मात्रक देखो, याद रखना आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इजी, बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे डिफिनेशन हम 2 लिखे हैं, एक यहाँ पे लिखे, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका ये सही मात्रक एम्पियर होता है, और ये एक अदिश राशि है। इतना लिख दीजिए, काम हाई लिखने की जरूरत नहीं। यह जो ऊपर वाला एक डिफिनेशन लिखे हैं, इसको लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है लिखिए, नहीं लिखिए। मेन आपका डिफिनेशन देखो, 2 डिफिनेशन लिखे हैं। तो एक डिफिनेशन क्या है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से इकाई समय में, यानी कि कुछ समय में, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये थोड़ा सा अलूल जरूर लग रहा है ना, तो आप ऐसे याद नहीं कीजिए, सीधा कीजिए, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। यह एक लाइन का डिफिनेशन याद रख लीजिएगा, और इसका ये सही मात्रक एम्पियर होता है, और ये एक अदिश राशि है। और अगर बात करें एम्पियर का सूत्र, तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
Q अपॉन T। Q कहाँ, जहां पे आवेश होता है। I आपका क्या है, एम्पियर यानी कि धारा, तो धारा बराबर आप लिख सकते हैं धारा बराबर आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय, ठीक है ना। यह आप सूत्र लिख सकते हैं बेझिझक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पे इतना इजी से पढ़ाएंगे ना, आपको यार क्या सर पढ़ा रहे हैं, इतना इजी है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसका नियमों को लिखिए। देखिए प्रकाश के अपवर्तन, जब कोई वस्तु किसी कांच या पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश एक माध्यम, ये μ1 है, ये μ2 है, माध्यम अलग अलग है। एक माध्यम से प्रकाश आया, दूसरे माध्यम में थोड़ा सा विचलित हो गया। देखो आपको इधर से आया और इधर हो गया, मतलब ये आपको लगेगा पीछे वाला कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो ये कहा गया प्रकाश के किरण के एक माध्यम से, यानी कि इधर से आया गया इधर, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन, क्योंकि देखो दिशा, इसको इधर जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा मुड़ गया, तो दिशा में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि देखो यहाँ पे यश की दिशा अगर इधर थोड़ा सा मुड़ गई है, इधर आ गई है, ठीक है ना, इधर इसकी थोड़ा सा मुड़ गई है, तो उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन को क्या करते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आएगा, जब जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश जाती है, तो उसके होने वाले दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं इसको देख लीजिए। दो नियम है, एक नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। पहले का नियम तो बहुत इजी है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जिसे आपका आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, और आपतन, यह आपका आपतन बिंदु है। तो ये कहा गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन का पहल का नियम। दूसर का नियम क्या कहता है, दूसर का नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आपसे स्नेल का नियम पूछे तो यही लिखिएगा, इसको भी स्नेल का नियम भी कहते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये क्या कहता है, प्रकाश के किरण, प्रकाश के प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को याद रखना, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, वही कहा किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, अपवर्तन कोण को आर से साइन आर के अनुपात, देखो अनुपात मतलब बट्टा, किसके बराबर होता है, एक अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। देखो यहाँ पे म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। सिंपल कहेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की अनुपात एक अपवर्तनांक के बराबर होता है, उसे हम लोग आपतन कोण, आप सॉरी अपवर्तन का दूसर का नियम कहते हैं, या स्नेल का नियम कहते हैं। तो यह नियम याद रखना मेरे दोस्त, इसको 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। अगले पॉइंट क्या है आपके पास, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम। देखो प्रकाश के परावर्तन बहुत ईजी है, जब किसी वस्तु, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, तो उसे टकरा कर जब पूरी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कहा गया, जब प्रकाश की किरण किसी किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, पड़ती है, तो टकरा कर क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो आप, यह किरण है, यह समतल सतह है, अगर इसमें प्रकाश आएगा तो इसे टकराएगा तो पुनः उसी माध्यम में, यानी कि जिस ऊपर से आया था ऊपर चला गया। तो सिंपल कहा गया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, आपतित हुआ या पर आपतित हुआ, आपतित हुआ, यह अभिलंब है, मान लेते हैं अभिलंब है, आपतित हुआ और आपतित होती है यानी पड़ती है, तो
टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो उसी माध्यम में लौट गया, लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है, याद रखना। पहले का नियम है आपतित किरण, यानी कि यह आपका आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और यह अभिलंब है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, मैंने पहले बताया। और साथ में परावर्तन क्या होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। और दूसरा का नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह बेसिकली परावर्तन के दूसर का नियम है। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन तक, क्वेश्चन कितने 20 तक, और इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपका इस क्लास को खत्म करते हैं, और 10 क्वेश्चन और है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स कोर्स के लिए 199 रुपया लग रहा है, नंबर नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट कर लीजिएगा। मात्र 199, पूरा एग्जाम तक आपका क्लासेस चलेगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स पूरा गाइडलाइन मिलेगा, कैसे आप अच्छे नंबर कर सकते हो। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसका भी आपको कम से कम, देखो जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी सपना होगा कम से कम भाई 400 प्लस, कम से कम 350, कम से कम 380, उसके लिए भी मेरे पास है। उससे भी कॉल करके आप, मैसेज करके आप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 199 रुपए। और आप कितना कोचिंग क्लास में कितना बांट दिए हो, इतना कोई ठीक है नहीं है। लेने के प्रयास करना, कुछ अच्छे चीज के लिए कुछ पैसा अगर 100 रुपया लगा दोगे 200 ना, तो कोई अखरे का कमी नहीं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए यह लेक्चर सभी दोस्तों में फैला दो, पूरे बिहार में फैला दो मेरे दोस्त। यह शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल आपके लिए पूरा हेल्प करेंगे। थैंक यू।